हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स तड़का। तो जो हमारी क्वेश्चन सीरीज थी, एनवीएस का पेपर सॉल्व कर रहे थे हम। एनवीएस 2022 वाला पेपर पीजीटी फिजिक्स का। तो उसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। अब सेकंड पार्ट करेंगे, इसमें भी हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है। टू फोर्सेस F1 एंड F2 गिवन बाय F1 दिया हुआ है हमें, ये 16 न्यूटन आई कैप डायरेक्शन में। देखो डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। और F2 दिया हुआ है हमें 12 न्यूटन इन जे कैप डायरेक्शन, एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। ठीक है, हेयर आई कैप एंड जे कैप आर यूनिट वेक्टर लॉन्ग, ये हमें पता है बात। एक्सेलरेशन निकालनी है हमारी, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, और एंगल निकालना है कि कितनी एंगल पे एक्सेलरेशन होगी। ठीक है, तो देखो एक बार फिगर की हेल्प से समझते हैं इसको हम पहले। देखो हमारे पास एक बॉक्स है 5 kg का। ठीक है, ये हम बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये अपने पास है बॉक्स। ठीक है, देखो 16 न्यूटन आई कैप लग रहा है। ठीक है, सपोज करो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिफाइन कर देते हैं। वाई एक्सिस इज इन दिस डायरेक्शन, एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो 16 न्यूटन फोर्स लग रहा है इधर, 16 न्यूटन फोर्स। और यहाँ पे जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो है 12 न्यूटन अलोंग जे कैप डायरेक्शन। दिस इज 12 न्यूटन अलोंग जे कैप डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा फोर्स लग रहा है। तो अब हमें बताना है कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखो फोर्स क्या है, एफ नेट, वो है अपने पास 16 आई कैप में प्लस 12 जे कैप में। ये एफ नेट फोर्स है हमारा बॉक्स के ऊपर। तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया यहाँ पे, हमारा मैग्नीट्यूड हो गया एफ नेट का अपना 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर द रूट, ये अपना मैग्नीट्यूड आ गया इसमें। तो 20 आ जाएगा यहाँ से। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी बॉक्स की, एफ नेट अपॉन मास। ठीक है, तो 20 अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5 kg। तो एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड आ गया वो आ गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमें निकालना है एंगल। देखो एंगल क्या होता है, देखो कोई भी वेक्टर होता है, सपोज ये वाला वेक्टर है, ये कितना एंगल बनाएगा हमारे एक्सिस के साथ, वो डिपेंड करता है y कंपोनेंट और x कंपोनेंट पे। और जो फॉर्मूला होता है अपना वो होता है यहाँ पे हमारा, देखो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ एंगल का, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स कंपोनेंट इन y डायरेक्शन। यहाँ पे फोर्स है तो फोर्स का कंपोनेंट इन y डायरेक्शन एंड कंपोनेंट इन x डायरेक्शन। ठीक है, इससे हमारा एंगल निकल जाता है, एंगल विच इट मेक्स विद द x एक्सिस। ठीक है, ये x एक्सिस है ना यहाँ पे, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स हमारा आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट क्या है 12 अपॉन 16। तो यहां से आ गया हमारा tan इनवर्स 3 अपॉन 4। ठीक है, तो tan इनवर्स 3 अपॉन 4 और 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। तो ये है हमारा आंसर इसमें। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखो अपने पास ये है, बॉल ऑफ मास 0.10 kg स्ट्राइक्स ऑन अ रिजिड वॉल विद अ स्पीड ऑफ 5। ठीक है, ये स्पीड इसकी 5 दी हुई है यहाँ पे, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड इज रिफ्लेक्टेड विद द सेम स्पीड, और सेम स्पीड से रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल बाय द बॉल इज। तो इम्पल्स निकालनी है, कितनी इम्पल्स ट्रांसफर हुई है। तो देखो सबसे पहले तो इम्पल्स का मतलब समझ लेते हैं। इम्पल्स क्या होता है हमारा, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम को बोलते हैं हम इन इम्पल्स। ठीक है, देखो जो इम्पल्स की दूसरी डेफिनेशन है वो ये भी होती है, इम्पल्स फोर्स इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी यानी कितने टाइम के लिए हमारा फोर्स लगा है, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा टी इज वेरी शॉर्ट टाइम। तो यहीं से आता है चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किस तरह से आता है, देखो अगर फोर्स को लिखो आप मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से डेल्टा टी आ जाएगा। तो एम ए को किस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो जाता है, तो एम डेल्टा वी आ जाता है। एम डेल्टा वी मीन्स एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ठीक है, तो ये है चेंज इन लीनियर मोमेंटम, एम इंटू वी फाइनल एम इंटू वी इनिशियल। ठीक है, तो ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम बन जाता है डेल्टा पी। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। तो देखो इनिशियल मोमेंटम, देखो इनिशियल मोमेंटम क्या है यहाँ पे, एम वी इनिशियल। ठीक है, और फाइनल मोमेंटम क्या है यहाँ पे,
एम वी फाइनल, तो वही है इम्पल्स क्या आ जाएगी हमारी, एम इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब देखो वी फाइनल क्या लेंगे, एम, देखो वी एम की जगह 0 पॉइंट यहाँ पे लिख लो 10 kg है ना, तो वी फाइनल, देखो हमें क्या करना होता है, जो हमारा जिस ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक कर रहा होता है ना हमारा पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है, सपोज ये बॉल है, तो हमें इसका नॉर्मल कंपोनेंट लेना है विद वॉल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 cos 37, 5 cos 30, अच्छा देखो वी फाइनल लिख रहे हैं पहले, सॉरी, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं वी फाइनल, देखो वी फाइनल कौन सा है हमारा, वी फाइनल है ये 5 मीटर पर सेकंड, इसका कंपोनेंट लेना है इस डायरेक्शन में, दिस इज वी फाइनल कोस थीटा। अब देखो ये जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो नेगेटिव हो वी फाइनल कोस 37, ठीक है। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन एक ये वाला है। अब वी इनिशियल लिखना है, वी इनिशियल का देखो वी इनिशियल किस डायरेक्शन में आएगा, ये जो ब्लू वाला है, ये ब्लू वाला जब इसका कंपोनेंट लेंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इस डायरेक्शन में आएगा, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -5 cos 37। तो यहाँ से देखो -5 cos 37 दो बार है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, इनटू में 2 टाइम्स -5 cos 37, ठीक है। और देखो tan 37 की वैल्यू गिवन है 3/4, ठीक है। तो यहाँ से cos 37 की वैल्यू निकल सकती है, देखो ये ऊपर वाला क्या है परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस हाइपोटेन्यूज आ जाएगा यहाँ से, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा, ठीक है। ये सब आपको पता है कि किस तरह से निकालते होते हैं हम। तो यहाँ से cos 37 आ गया 4/5, तो 0.10 इंटू -10, देखो 5 इंटू 2 -10 हो गया ना यहाँ पे, और cos 37 क्या है अपना 4/5, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 0.8 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो देखो नेगेटिव साइन का मतलब सिर्फ इतना है कि हमने साइन कन्वेंशन यूज करी है यहाँ पे, यानी कि इम्पल्स जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगी है इस डायरेक्शन में। देखो इम्पल्स इस डायरेक्शन में लगी तभी तो बॉल टकराने के बाद इस डायरेक्शन में गई है, नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना। देखो उसका फाइनल कंपोनेंट तो नेगेटिव डायरेक्शन में ही है ना वेलोसिटी का, तो इस ये हमें नेगेटिव साइन बता रहा है कि इम्पल्स जो लगी है वो नेगेटिव डायरेक्शन में लगी है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना है 0.8, तो अपना आंसर सी हो जाएगा, दैट इज 0.8 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन पर सेकंड। ओके, देखो अब अपना क्या है यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 4 बॉक्स है अपने पास, ये है मास m1 m2 m3 और m4, इसका अलग अलग मास है, एक का 2 है, एक का 4, एक का 6, एक का 16, ठीक है, अलग अलग मासेस हैं। तो लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस एंड आर कनेक्टेड बाय लाइट स्ट्रिंग्स, ठीक है, ये स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्टेड है। तो फोर्स ऑफ 56 न्यूटन लगाया हमने यहाँ पे, ये फोर्स लगाया हुआ देखो 56 न्यूटन का। तो हमने बताना है टेंशन T1 जो ये है टेंशन है गिवन है हमें, तो T2/T3 निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है, टेंशन T3 लग रही है इस डायरेक्शन में और इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन में, यहाँ इधर, यहाँ पे इधर, इस तरह से अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगती है, ठीक है, ये इस तरह से लगेगी टेंशन हमारी। तो देखो M4 के ऊपर देखो, जो M4 मास है कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक तो हमारा 56 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, एक हमारा लग रहा है टेंशन T3 यही लग रहा है। और सपोज करो जो अपना ये पूरा सिस्टम है, ये 4 मासेस का, ये देखो स्ट्रिंग्स के साथ अटैच है, 56 न्यूटन फोर्स लगाने पे मूव करता है इस डायरेक्शन में विद एक्सेलरेशन a, तो हर ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन a से मूव करेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग्स के साथ कनेक्टेड है तो सबकी एक्सेलरेशन इक्वल होगी। तो ये मूव कर रहा है एक्सेलरेशन a के साथ, तो जब इसका हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे F net इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा F net क्या है 56 माइनस T3, 56 माइनस T3 इज इक्वल टू मास, मास क्या है यहाँ पे M4, M4 क्या है अपना यहाँ पे 16 इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो इस तरह से हमारी एक इक्वेशन बन गई। तो इसी तरह से हम सबके लिए इक्वेशंस बना लेंगे, ठीक है। अब M3 के लिए देखो ये इक्वेशन बनी है M4 के लिए, अब M3 के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, डायरेक्ट लिखेंगे T3 माइनस T2, देखो T3 और T2 फोर्स लग रहे हैं M3 के ऊपर, तो T3 माइनस T2 इज इक्वल टू मास दैट इज 6 kg इंटू एक्सेलरेशन a। यहाँ पे फिर M2 के लिए लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 4a, और M1 के लिए क्या लिखा जाएगा, M1 पे सिर्फ एक फोर्स है दैट इज टेंशन T1 ये वाली, तो T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन a।
तो अपने पास ये 4 इक्वेशंस आ गई। अब 4 इक्वेशंस में से हमने क्या करना है, T2 अपॉन T3 निकालना है। तो देखो T1 की वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखो, तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा, T2 इज इक्वल टू 4a, T1 इधर आके ऐड हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो T1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, T2, तो प्लस 2a, ठीक है, यहां से आ जाएगा हमारा 6a, तो T2 आ गया 6a। अब T2 की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, तो यहां से T3 आ जाएगा हमारा 6a, और ये इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 6a, तो यहां से क्या आ गया हमारा 12a, ये आ गया अपना। तो T2 अपॉन T3 निकालना है, तो T2 क्या है अपना 6a, और ये क्या है अपना T3 12a। तो जब इसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास यहां से आ जाएगी, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो 1/2। तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1/2। तो इस तरह से सोल्व करना है बस इसको, क्वेश्चन को। ये हो गया क्वेश्चन, देखो कितना इजी था। तो अब आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, अपने पास है ये बॉक्स, ये बॉक्स के ऊपर फोर्स लगाया है, ठीक है, और ये बॉक्स क्या है, इसके साथ वॉल के साथ हमने रोक के रखा है एक फोर्स लगा के। तो देखो इसमें क्या है, बॉक्स ऑफ 0.6 kg प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है बॉक्स के ऊपर और वॉल के बीच में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय वॉल ऑन द बॉक्स, तो हमें बताना है कि वॉल कितना फोर्स लगा रही है बॉक्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, उससे जज करते हैं, ठीक है। ये है अपनी वॉल, ठीक है, और यह है अपना बॉक्स। अब देखो यहाँ पे फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन, ठीक है, 12 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब देखो, अब इस फोर्स की वजह से वॉल कितना फोर्स लगा रही होगी बॉल के ऊपर, वो लगा रही होगी 12 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है न्यूटन थर्ड लॉ से, ठीक है। अब देखो बॉक्स के ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो क्यों लग रहा होगा, देखो देखो बॉक्स की टेंडेंसी क्या है, नीचे जाने की है, ड्यू टू mg फोर्स। तो नीचे जाने की टेंडेंसी है, तो बॉक्स के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज अपवर्ड, इस डायरेक्शन में। तो बॉक्स के ऊपर एक ये वाला फोर्स हो गया अपना अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा यहाँ पे। तो इसको हम अभी फ्रिक्शन फोर्स F से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, F, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। तो अब ये देखो, ये जो बॉक्स है अपना, ये अपना क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ये जो अपना बॉक्स है ये क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो नेट फोर्स इन ईच डायरेक्शन मस्ट बी इक्वल, ठीक है। तो देखो ईच डायरेक्शन में इक्वल फोर्स करना है, तो देखो अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स ऑन द बॉक्स, अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। तो अपवर्ड फोर्स कितना है यहाँ पे, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, और डाउनवर्ड फोर्स कितना है यहाँ पे, mg। तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg। तो मास कितना है यहाँ पे बॉक्स का, तो मास इज 0.6, ग्रेविटी इज 10, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स है हमारा यहाँ पे 6 न्यूटन। तो देखो अब हमने बॉक्स के ऊपर फोर्सेस निकाल लिए जो वॉल की वजह से लग रहे हैं, ठीक है। एक तो बॉक्स के ऊपर फोर्स लग रहा है हमारा 6 न्यूटन, इस तरह से 6 न्यूटन अपवर्ड डायरेक्शन में, एक लग रहा है हमारा वॉल की वजह से 12 न्यूटन इस डायरेक्शन में। तो इनका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा हमें, क्योंकि बता रखा है ना यहाँ पे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स निकालना है एक्सर्टेड बाय द वॉल। तो देखो ये दो वेक्टर्स हैं, इनका रिजल्टेंट किस तरह से निकालेंगे हम, यहाँ पे एक अपवर्ड है एक इधर है, तो इसका रिजल्टेंट निकलेगा हमारा एफ नेट, दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 6 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, है ना, इस तरह से निकालेंगे। तो यहाँ पे अंडर द रूट जब करके आ जाएगा, यहाँ पे 13.4 आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है आपके माइंड में कि यहाँ पे 6 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकाला है, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स का एक फॉर्मूला और होता है, दैट इज म्यू टाइम्स एन, फ्रिक्शनल फोर्स का, है ना, ये होता है। देखो अगर आप म्यू एन से निकालोगे ना, तो म्यू कितना है यहाँ पे 0.6, और नॉर्मल फोर्स कितना लग रहा है बॉक्स पे, दैट इज 12। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पे 7.2। देखो 7.2 क्या है, वो फ्रिक्शनल फोर्स है जब हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम फोर्स है जो इसको चाहिए बॉक्स को रोक के रखने के लिए। देखो बॉक्स क्या है, रेस्ट की पोजीशन पे है, और आपको पता है रेस्ट की पोजीशन पे जब भी कोई बॉक्स होता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, ये है स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है। तो अभी के लिए इस बॉक्स को रोकने के लिए सिर्फ जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो है 6 न्यूटन।
तो फ्रिक्शनल फोर्स ने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लिया 6 न्यूटन वैल्यू तक, ठीक है। लेकिन ये 7.2 तक जा सकता है अगर हम जैसे जैसे इसका मास बढ़ाएंगे। तो जब ये फ्रिक्शनल फोर्स की 7.2 वैल्यू रीच हो जाएगी ना, तब ये रुका नहीं रहेगा फिर इस वॉल के ऊपर, चाहे आप यहां से कितना मर्जी फोर्स लगा लो, ठीक है। 7.2 इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो 12 न्यूटन फोर्स के लिए अपनी जो मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की वो है 7.2, ठीक है। लेकिन इसको रोक के रखने के लिए जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो 6 न्यूटन है, ठीक है। ये हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन से निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से निकालते होते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 था, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अ बॉल ऑफ मास 250 ग्राम इज यूनिफॉर्मली वर्ल्ड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। देखो ये क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसमें क्या है, एक आपको बोला हुआ है एक सर्कुलर पाथ है और एक बॉल घुमा रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो रेडियस इसका 1 बोला हुआ है। तो ये बोल रहे हैं कि वर्क डन निकालना जब ये कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी, 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी कि अपनी जो बॉल है वो इस तरह से घूमना शुरू हुई है और घूम के अपना वापस इसी पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो देखो वर्क डन निकालना है, वर्क डन वो क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट एस। तो देखो यहाँ पे बॉल क्या है, अपनी पोजीशन पे वापस आ गई, ठीक है, और पोजीशन पे वापस आ गई। देखो फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेस हुई नहीं है बॉल अपनी पोजीशन से। तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा 0, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, वर्क डन इज 0, ठीक है। देखो कितना बेसिक सा क्वेश्चन था ये वाला अपना यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में देखो क्या है, यहाँ पे अपने पास एक स्प्रिंग है, ठीक है। देखो अ स्प्रिंग ऑफ मास m is hung on a rigid roof on attaching a mass of 20 kg from the spring. The pointer attached to the spring indicate 50 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। देखो इसमें मैं मीनिंग समझा देता हूँ आपको। देखो 20 किलो का वेट अटैच किया तो स्प्रिंग इलोंगेट हुआ अपनी पोजीशन से और ये जो पॉइंट है 50 सेंटीमीटर मार्क दिखाया इसने, ठीक है। अब ऐसे ही वो कह रहा है जब 40 केजी का वेट अटैच किया तो 40 केजी का वेट अटैच करेंगे तो स्प्रिंग थोड़ा सा और स्ट्रेच हो जाएगा, तब वो जो मार्क दिखाएगा यहाँ पे, देखो स्प्रिंग और अटैच हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा, सॉरी, ये 40 केजी का वेट लगाया, तब जो ये मार्क दिखाएगा, ये दिखाएगा 75 सेंटीमीटर यहाँ पे इलोंगेट होने के बाद। ये देखो 75 सेंटीमीटर का दिखाया इसने। तो ये कह रहे हैं कि हमने एक और मास अटैच किया, दैट इज पी मास, और तब पॉइंटर ने दिखाया 60 सेंटीमीटर मार्क, ठीक है। देखो थर्ड केस क्या है, अपना जो पॉइंटर है वो 60 सेंटीमीटर मार्क दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि स्प्रिंग इतना ही स्ट्रेच हुआ कि वो यहाँ तक आए और यहाँ पे हमने तो ऑब्वियस है कि 40 से तो कम रहा होगा मास, तो यहाँ पे मास P है विच इज लेस देन 40, ठीक है। एंड मास P इज ग्रेटर देन 50 से ग्रेटर क्यों है, क्योंकि पॉइंटर और नीचे चला गया है। मास ग्रेटर देन यहाँ पे 20 आ जाएगा, सॉरी 20 और 40, हाँ ठीक है। अब हमें निकालना है कि P कितना है। तो देखो हमें पता है कि जो स्प्रिंग फोर्स होता है, देखो जैसे सपोज करो कोई ये है और हम इस पे स्प्रिंग पे फोर्स लगाएं इधर की तरफ, ये अपना स्प्रिंग है इस तरह से, और स्प्रिंग पे फोर्स लगाए तो यहाँ पे हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। जो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाता है अपनी तरफ, दैट इज इक्वल टू kx, ठीक है, kx फोर्स एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ, है ना, इक्विलिब्रियम पोजीशन है यहाँ। तो देखो मास 20 kg, ये नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा जैसे mg, तो स्प्रिंग भी एक फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, अपना स्प्रिंग फोर्स जो इसको बैलेंस करेगा। देखो फोर्स क्या होता है यहाँ पे, kx होता है, x क्या है यहाँ पे, इलोंगेशन और कंप्रेशन, ठीक है, कंप्रेशन। लेकिन इस केस में इलोंगेशन हो रही है तो हम इलोंगेशन को लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखो अब सपोज करो हम इसके लिए लिखते हैं 20 kg मास के लिए, ठीक है। तो देखो 20 kg मास था अपना, ठीक है, 20 kg मास था। तो यहाँ पे ये जो अपना बॉक्स है, देखो इसको फर्स्ट केस बोलते हैं, अगर हम इसको फर्स्ट केस बोलते हैं तो फर्स्ट केस में क्या है, अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। तो यहाँ पे जो स्प्रिंग फोर्स होगा, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा अपना 20 इंटू जी के इक्वल होगा, क्योंकि मास 20 है और नीचे mg फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, इक्वल रहेगा क्योंकि बॉक्स क्या है, ये अब अपना रेस्ट पे है। तो डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, ठीक है।
अब देखो स्प्रिंग फोर्स कितना लग रहा है, K टाइम्स एक्स, एक्स इज द इलोंगेशन, तो इलोंगेशन कितनी हुई है यहाँ पे अपने स्प्रिंग की। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है इस क्वेश्चन में, देखो इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट है, यहाँ पर क्या है हमारा स्प्रिंग के अंदर भी मास है, देखो स्प्रिंग ऑफ मास m, तो यहाँ पे हम इनिशियल इलोंगेशन नहीं बता सकते कि कितनी है। जैसे अब अगर हम बोल दें कि 50 इलोंगेशन है तो ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग का भी अपना मास है, तो स्प्रिंग के अपने मास की वजह से कोई इनिशियल इलोंगेशन रही होगी यहाँ पे, तो ये अप्रोच इस क्वेश्चन को करने के लिए ठीक नहीं है। तो देखो इसको हम किस तरह से करेंगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में करके दिखाता हूँ आपको। देखो हमें ना क्वेश्चन को अच्छे से समझना होता है कि हम क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सपोज करो आपके पास क्या है, ये स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है आपके पास इस तरह से, और इसके ऊपर अभी यहाँ पे 20 मास अटैच है, ठीक है, 20 मास यहाँ पे 50 कितनी रीडिंग दिखा रहा है, हाँ 50 सेंटीमीटर की रीडिंग दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो हम इसके रिस्पेक्ट में जज करेंगे अब हम सब कुछ अपना। तो अब हम क्या मानेंगे कि देखो जब हमने यहाँ पे 40 मास कर दिया, देखो 40 मास कराया यहाँ पे 40, तो अपनी रीडिंग क्या आई 75 सेंटीमीटर। तो देखो हमने क्या किया, ये 40 मास करने के लिए इसमें 20 मास और ऐड किया है ना, 20 तभी तो 40 हो गया, और 20 मास ऐड करने पे अपनी रीडिंग कितनी बढ़ गई यहाँ पे 75 माइनस 50, तो अपनी रीडिंग कितनी इंक्रीज हुई है 25, तो 25 इलोंगेशन हुई है 20 मास ऐड करने पे, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन हम इसको लेके चलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन को, इसको हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम हुक्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि 20 मास हमने ऐड किया, दैट इज K इंटू एक्स, एक्स इज इलोंगेशन, दैट इज 75 माइनस 50, ठीक है। तो देखो हम इसको लेके चल रहे हैं यहाँ पे, इससे हमने ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मान ली अपनी पहले इनिशियली, देखो ये वाली हम मान रहे हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, और हम इसके अनुसार जज कर रहे हैं कि हमने कितना मास ऐड किया और कितना ही इलोंगेशन हुआ है, ठीक है। अब वो कहता है कि हमने P मास बना दिया अपने ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या बोलता है कि हमने जो हमारा स्प्रिंग था इस पे P मास ऐड किया है, P मास मतलब टोटल मास P कर दिया, तो अब वो रीडिंग दिखा रहा है यहाँ पे, कितनी रीडिंग दिखा रहा है, देखो 60 की रीडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब लगाएंगे तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा P माइनस 20 लिखा जाएगा, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि हम कंसीडर करेंगे सपोज हमने कितना मास ऐड किया है, तो कितना मास ऐड करना पड़ा हमें 20 में P बनाने के लिए, तो वो होगा P माइनस 20, है ना, क्योंकि 20 से तो बड़ा है ना P, तो P माइनस 20 हमने वो लिया है कि हमने इसमें कितना मास ऐड ऑन किया है P बनाने के लिए। और इलोंगेशन कितनी होगी यहाँ से K, और इलोंगेशन कितनी हुई है हमारी यहाँ पे 60 माइनस रेफरेंस क्या है हमारा 50, तो 60 माइनस 50। तो ये दो इक्वेशंस बनी है हमारे पास, अब इन दोनों को हमने करना है सोल्व। अब जब आप इन दोनों को सोल्व करोगे तो सोल्व कर लो इसको, तो 20 इन दोनों को डिवाइड कर दो, 20 अपॉन P माइनस 20 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 अपॉन 50, 60 माइनस 50 10, तो यहाँ से P की वैल्यू आ जाएगी अपनी 28। देखो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, हमने इस पोजीशन को अपना रेफरेंस मान लिया, जो पोजीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में कौन सी पोजीशन गिवन है हमें, ये वाली पोजीशन, दैट इज 20 मास अटैच करके और 50 रीडिंग। तो अब हम ये देखेंगे कि हम कितना मास अटैच करते जा रहे हैं और कितनी रीडिंग बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसके अनुसार जज कर रहे हैं। तो 40 मास अटैच करने के लिए 20 बढ़ाना पड़ा हमें, देखो 40 मास अटैच करने के लिए 20 और मास एड ऑन करना पड़ा, और P मास बनाने के लिए कितना एड ऑन करना पड़ा P माइनस 20, क्योंकि 20 तो पहले ही था, ठीक है। तो और इलोंगेशन जज कर लिया हमने, यहाँ पे 75 माइनस 50 और यहाँ पे 60 माइनस 50, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शनलेस पाथ है हमारा, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन बताना है कितना होगा, ठीक है। तो देखो आपको एक पता है कि वर्क डन क्या होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बताना क्या इस क्वेश्चन में, एक मिनट, द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट द काइनेटिक एनर्जी, अच्छा ये बताना है, ठीक है।
तो आपको देखो एक पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम होती है एक हमारे पास। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यही बोल रहा है वो, वर्क डन रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ इज इक्वल टू, तो फ्रिक्शनलेस पाथ यहाँ पे फोर्स है एक जो हमारे बॉक्स को स्टॉप करा रहा है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट के इक्वल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, द ऑब्जेक्ट मूव इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स। एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है हमारे ऑब्जेक्ट पे 30 न्यूटन। एफ क्या लग रहा है, 13 न्यूटन। और अपना क्या दिया हुआ है इसमें, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है ये, यानी कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन दिया हुआ है रूट एक्स प्लस 3। तो इसको हम थोड़ा रीअरेंज करके लिखते हैं। तो यहां से रीअरेंज करके आ जाएगा t माइनस 3 इक्वल टू रूट एक्स, और यहां से आ जाएगा x इक्वल टू t माइनस 3 का स्क्वेयर। ठीक है, तो हमें बताना है कि वर्क डन कितना होगा इन दो टाइम के बीच, t इक्वल टू 6 और t इक्वल टू 3 के बीच। तो देखो यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है अपना, एफ डॉट एस, तो यहां से एफ एस कोस थीटा। देखो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो और फोर्स भी स्ट्रेट लाइन में है, तो कोस थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो एफ डॉट एस आ जाएगा, एस क्या है, अपनी डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल पोजीशन लिखनी है हमें, फाइनल पोजीशन क्या है, तो फाइनल पोजीशन लिखी जाएगी t इक्वल टू 6 सेकंड पे। तो t इक्वल टू 6 सेकंड पे फाइनल पोजीशन क्या है अपनी, x इक्वल टू 6 पुट करो यहाँ पे, तो 6 माइनस 3, 3 आ गया, 3 का स्क्वायर आ गया 9, और इनिशियल पोजीशन t इक्वल टू 3 सेकंड पे लिखी जाएगी। ये t इक्वल टू 3 सेकंड से जज कर रहे हैं ना हम, तो 3 पुट करेंगे तो इनिशियल पोजीशन आ गया अपनी 0। तो यहाँ से फोर्स कितना लगाया था, 13 न्यूटन, और यहाँ पे 9 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया अपना 270 वर्क डन आ गया अपना, है ना, जूल। ठीक है, जूल बोल लो या न्यूटन मीटर बोल लो, एक ही बात है, वर्क डन की यूनिट जूल होती है ना, और तो यार न्यूटन मीटर बोल लो। न्यूटन मीटर कैसे आता है, इसकी न्यूटन होती है फोर्स की, और इसकी होती है मीटर, तो न्यूटन मीटर यूनिट बन जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 270 न्यूटन मीटर। ठीक है, तो नाउ क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, अ लिफ्ट कैन कैरी अ मैक्सिमम लोड ऑफ 700। ठीक है, एंड इज मूविंग अपवर्ड विद द यूनिफॉर्म स्पीड 2 स्पीड से मूव कर रही है अप। ठीक है, द मास ऑफ द लिफ्ट इज 600 किलो, 600 किलो इसका मास है। इफ द मिनिमम पावर दैट इज डिलीवर्ड बाय द लिफ्ट, अच्छा मोटर मिनिमम पावर 30 किलो वोल्ट लगा रही है, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगाना है जो लिफ्ट के मोशन को अपोज कर रहा है। ठीक है, तो देखो मैं बता देता हूं आपको, देखो ये जैसे सपोज करो लिफ्ट है ये, ठीक है, लिफ्ट मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। देखो हमें यहां से एक बात पता लगती है कि ये है क्या है, कांस्टेंट है और वेलोसिटी है, तो इसका मतलब क्या है, फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट इज नेट फोर्स इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो नेट फोर्स तो 0 है लिफ्ट के ऊपर, ये बात हमें पता लग गई। ठीक है, तो देखो मास ऑफ द लिफ्ट, लिफ्ट का अपना मास है 600 kg, और लोड उठा सकती है 700 किलो, यानी कि इसके अंदर सपोज करो ये पर्सन है जो भी है, इनका टोटल वेट है 700 kg, इनका टोटल वेट है 700 kg। ठीक है, तो यहां पे लिखो टोटल मास दैट लिफ्ट कैन कैरी, टोटल मास दैट लिफ्ट कैन कैरी, लिफ्ट कितना मास कैरी कर सकती है, 600 उसका अपना वेट प्लस 700 एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे हमारा मास क्या आ गया, यहाँ पे 1300 आ गया। ठीक है, तो अब देखो स्पीड 2 दी गई है। ठीक है, और पावर का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, फोर्स इनटू वेलोसिटी। ठीक है, फोर्स इनटू वेलोसिटी दी गई है, तो देखो पावर हमें गिवन है, पावर कितनी गिवन है हमें, 30 किलो वोट। ठीक है, तो 30 किलो वोट यहाँ पे पुट कर दो, 30 किलो का 10⁻³ लगाएंगे, फोर्स इंटू वेलोसिटी 2, तो यहाँ से फोर्स आ गया अपने पास 30 इंटू 10⁻³ अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू अपने पास यहाँ कितना आ गया, 15,000। ठीक है, न्यूटन, तो 15,000 अपने पास ये आ गया फोर्स।
ठीक है, 15,000 अपने पास फोर्स आ गया। तो अब यहाँ पे देखो हमारे लिफ्ट के ऊपर 15,000 फोर्स लगा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में हमारी मोटर। ये हमारी मोटर लगा रही है 15,000 अपवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है ना, तो हमारी मोटर लगा रही है 15,000 अपवर्ड डायरेक्शन में। नीचे कितना फोर्स लग रहा है, 1300 kg टोटल मास इनटू ग्रेविटी दैट इज 10। तो mg फोर्स होता है ना नीचे की तरफ, तो mg इक्वल टू 1300 इंटू 10 किया, ठीक है। और देखो एफ नेट 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा 15,000 है वो इक्वल है हमारा, एक तो 1300 इंटू 10 के इक्वल, 1300 इंटू 10 के इक्वल दैट इज 13,000। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोज कर रहा है इसको, तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, देखो लिफ्ट जा रही है ऊपर, तो एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, क्योंकि लिफ्ट को ऊपर एक चेन्स के थ्रू खींचती है ना लिफ्ट ऊपर, तो वहां पे एक फ्रिक्शनल फोर्स आता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आएगा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, क्योंकि लिफ्ट के ऊपर नेट फोर्स होना चाहिए 0, ऊपर की तरफ 15,000 है और नीचे की तरफ क्या है 13,000 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स। तो हमें फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां से आ जाएगा हमारा 15,000 माइनस 13,000 दैट इज 2,000 न्यूटन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो हमने यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट यूज किया है, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही थी, तो हमने पहले निकाल लिया कि लिफ्ट में जो मोटर लगी है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही है, वो हमने निकाला यहां से ये वाला फॉर्मूला यूज करके, और हमने देखा कि नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो नीचे की तरफ कितना फोर्स लग रहा होगा, एक तो अपना ये पर्सन प्लस लिफ्ट का मास, एक अपना फ्रिक्शन फोर्स, तो हमने दोनों को बैलेंस कराया और आंसर निकाल लिया अपना, दैट्स इट, बस इतना ही काम करना था इसमें। अब नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 में देखो, अ सॉलिड डिस्क हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी। देखो एक सॉलिड डिस्क है जिसकी नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है। देखो नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी मैं इस तरह से दिखा देता हूँ, सपोज करो कहीं मास डेंसिटी ज्यादा है, सपोज करो कहीं कम है, फिर से कुछ मास डेंसिटी है बीच में, फिर से कुछ कम है, इस तरह से मतलब नॉन यूनिफॉर्म सा है मास डेंसिटी। ये जो मैं शेडिंग कर रहा हूँ ये मास डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म सा है। तो देखो इसका कोई सेंटर ऑफ मास है, देखो नॉन यूनिफॉर्म है इसमें मास डेंसिटी, तो ऑब्वियस है कि सेंटर पे मास नहीं होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म मास हो अगर तब करता है सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही सेंटर ऑफ मास होता है, लेकिन इस केस में यहाँ पे नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा मास कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन पे होगा, कोई भी आर्बिट्ररी पोजीशन ले लो, यहाँ पे कहीं भी हम ले लेते हैं, सपोज करो ये पोजीशन की, यहाँ देखो हैवी हैवी सा यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे ले लो, सपोज करो यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ मास है COM। देखो अब ये क्या कहता है, आफ्टर द होल इज ड्रिल्ड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग डिस्क मूव फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। देखो अब ये बोलता है कि हमने इसमें एक होल बना दिया, तो देखो हम होल बना देते हैं यहाँ पे, इसमें ये वाला एक होल बना दिया हमने इस डिस्क में इस तरह से। तो बताना है कि सेंटर ऑफ मास किस डायरेक्शन में मूव करेगा। देखो एक तो अवे फ्रॉम द होल, हाँ ठीक है अवे जा सकता है, एक टुवर्ड द होल, टुवर्ड द होल तो पक्का नहीं कह सकते। रिमेन्स अनचेंज्ड, ये भी गलत है क्योंकि चेंज तो होगा, क्योंकि होल बना दिया अब यहाँ पे। इन रैंडम डायरेक्शन, देखो ये ऑप्शन सबसे अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ये नहीं पता कि नॉन यूनिफॉर्म मास डेंसिटी है, लेकिन किस तरह से है डिस्ट्रीब्यूशन उसका। तो जब हमें डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता तो सेंटर ऑफ मास रैंडम डायरेक्शन में ही जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो है सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ठीक है। देखो ऑप्शन नंबर ए भी अप्रोप्रिएट इतना नहीं है जितना डी है। देखो अवे तो जाएगा होल से, ये बात श्योर है, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में जाएगा, ये बात इसमें थोड़ा सा ज्यादा अप्रोप्रिएट लगती है ना। रिमेनिंग डिस्क मूव फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन इन रैंडम डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो देखो ये क्वेश्चंस हो गए आपके, तो आज के लिए इतना बहुत है, इस वीडियो के लिए 10 क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे, नेक्स्ट 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू वेरी मच, ठीक है।
अच्छा, और यहाँ पे हमारे वो चले हुए हैं यहाँ पे बैच, दैट इज फॉर एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस और ईएमआरएस के लिए बैच चला हुआ है जो आने वाली वैकेंसीज हैं। तीनों का कंबाइंड बैच है। एक एस्टेट के लिए बैच है, ठीक है। ये हमारे रनिंग बैच हैं, आप चाहें तो इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं अपनी प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। आप वेबसाइट पे अप्रोच कर सकते हैं। वेबसाइट इज www.physicstadka.com, या आप डायरेक्टली इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बैच की जो इन्फॉर्मेशन है, अभी कुछ दिन पहले वीडियो आई थी, सर ने अच्छे से आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि बैच में किस तरह से चीजें होंगी, ठीक है, किस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।